वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का चैप्टर लेके चल रहे हैं। उसमें हम लोगों ने अभी तक प्रदूषण को अच्छी तरह से समझा था और बहुत ज़्यादा हमने डीपली उसमें टाइम दिया था, ठीक है, और बहुत अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहता है वो है जल संरक्षण, राष्ट्रीय जल संरक्षण कहिए या जल संरक्षण कहिए। और साथ ही साथ अगर जल संरक्षण की बात करें तो निश्चित रूप से गंगा नदी का जो संरक्षण है वो आवश्यक हो जाता है, ठीक है। तो अब आज कुछ क्लास नंबर 25 है और इसमें हम कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से समझेंगे जल संरक्षण किस प्रकार से ये हमारे देश में संपन्न किया जाता है। पहले तो आपको समझना होता होगा कि जैविक संसाधन और प्राकृतिक संसाधन। देखिए, जैविक संसाधन वो होते हैं जो किसी जीव या जैविक पदार्थ से प्राप्त होते हैं, जैसे वन, पशु आदि के जो वृक्षों के अवशेष होते हैं उनके सड़ने से क्या होता है कि कोयला, पेट्रोलियम आदि प्राप्त होता है। लेकिन जल की अगर बात करें तो जल जैविक संसाधन नहीं है। जल एक प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर पाया जाने वाला पदार्थ है, ठीक है। तो अब देखिए, अब पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो अगर संरक्षण वर्ड हटा दे तो भी यह विश्व जल दिवस के रूप में 22 मार्च को मनाया जाता है। अगर संरक्षण की बात करें तो भी इसे 22 मार्च को ही कहा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 1992 में 1992 में ब्राजील में रियो डी जनेरियो है, वहां पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास यूएनसीईडी की बैठक को के दौरान ही इसको यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस या विश्व जल दिवस मनाया जाएगा। तो ये पहला प्रश्न था आपके लिए, यूपी पीसीएस 2011 का ये प्रश्न है। नेक्स्ट है जो मैं आपसे अभी डिस्कस कर रहा था कि निम्न में कौन जैविक संसाधन नहीं है। तो इसमें आप आराम से आंसर लगा सकते हैं। मैं 2 सेकंड का पॉज ले रहा हूं, आप इसका आंसर सेलेक्ट कर लीजिए कि निम्न में से कौन सा जैविक संसाधन नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने पहले ही ऑप्शन पे टिक किया होगा, शुद्ध जल या जल जैविक संसाधन नहीं है, क्योंकि बाकी जितने भी ये तीन हैं ये सभी के सभी जीव हैं। ये जीवों से जैविक पदार्थों से अपघटित होकर या उनके अवशेषों से बने हुए पदार्थ हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए, भारत के जल पुरुष के नाम से लोकप्रिय है राजेंद्र सिंह जी, ठीक है, राजेंद्र सिंह जी हैं। राजेंद्र सिंह तरुण भारत संघ नामक एक सरकारी संगठन के चेयरमैन हैं और 2001 में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एवं 2015 में स्टॉकहोम वाटर प्राइज दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका उत्तर सही हो जाएगा, राजेंद्र सिंह जी, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपको जानते होंगे नगर निगम या हमारे जो नगर पालिका है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है। किसका इस्तेमाल करती है? जीवाणु रहित करने के लिए। एवं क्या किसका प्रयोग करती है? क्लोरीन का या ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये प्राथमिक चरण में जीवाणु को निष्क्रिय करने का कार्य करती है क्लोरीन। ओके, अभी यूपीएससी का प्रश्न है, थोड़ा सा अलर्ट होके चलिएगा, ठीक है। जब मैं अलर्ट बोलता हूँ तो आप समझिएगा यूपीएससी का प्रश्न है, तो थोड़ा सा तो कुछ तो होगा उसमें। देखिए, क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रीय जल मिशन सही ढंग से और पूर्णतः लागू किया जाए तो देश पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या प्रभाव पड़ सकता है। देखिए, पहला है, बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। और मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आप यूपीएससी के प्रश्न को, आईएएस के प्रश्न को स्किप मत किया करिए, ठीक है। आप उनको जरूर सॉल्व करिए, उससे दो फायदे होते हैं। एक तो होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ता है कि आपने यूपीएससी का बड़ा अच्छे से प्रश्न सॉल्व किया है। दूसरा आपका ये रहता है कि ऐसा नहीं है कि यूपीएससी का प्रश्न बन गया तो उसके बाद किसी काम के नहीं है। यूपीएससी के प्रश्न अन्य एग्जाम के लिए नए प्रश्नों का रूप ले लेते हैं, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो पहला है, शहरी क्षेत्र की जल आवश्यकताओं की आंशिक आपूर्ति अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण से हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए, जो अपशिष्ट जल है, अपशिष्ट जल जो, जैसे आपने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का सुना होगा, एसटीपी जिसे बोलते हैं, वो क्या करता है, जो आपका अपशिष्ट जल है, ठीक है, तो अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण करता है, उसे पीने योग्य या इस्तेमाल योग्य बना देता है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला है, ऐसे समुद्र तटीय शहर जिनके पास जल के अपर्याप्त वैकल्पिक स्रोत हैं उनकी जल की आवश्यकता की आपूर्ति ऐसी समुचित प्रौद्योगिकी व्यवहार में लाकर की जा सकती है जो समुद्री जल को प्रयोग लायक बना सकती है, ठीक है। अब देखिए, समुद्री जल पीने योग्य होता नहीं है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में कुछ ऐसी जगह है, जैसे अभी यूएई का मैंने जिक्र किया, वहां पर पीने योग्य जल की मात्रा बहुत कम है, लेकिन वो समुद्री जल को फिल्ट्रेशन इस प्रकार से कर रहे हैं। हाँ, ये समुद्री जल को फिल्ट्रेशन और पीने योग्य बनाना बहुत कॉस्टली होता है, लेकिन टेक्नोलॉजी और प्रौद्योगिकी, ठीक है, प्रौद्योगिकी अगर डेवलप की जा सके, जैसे यूएई ने डेवलप कर ली है, तो वो उस जल को पीने योग्य बना सकती है, बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा हमारा। ओके,
आगे देखते हैं, हिमालय से उद्गमी सभी नदियां प्रायद्वीप भारत की नदियों से जोड़ दी जाएंगी। ये ऑप्शन सही नहीं है, ये इस राष्ट्रीय जल मिशन में संभव नहीं है, ना ही ये जिक्र किया गया, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है, सरकार कृषकों द्वारा भौम जल या भूमि जल निकालने के लिए बोरिंग से खोदे गए कुएं और उन पर लगाई गई मोटर और पंप सेट पर वहन किए गए व्यय की पूरी तरह से प्रतिपूर्ति करेगी। ठीक है, देखिए भूमि से जल निकालने के लिए गवर्नमेंट फिलहाल राष्ट्रीय जल मिशन में इसका शामिल नहीं है, क्योंकि भूमि जल को संरक्षित करने के लिए जितना कम से कम बोरवेल किए जाए और उन पे जो मोटर पंप सेट आदि का जो जितना कम से कम प्रयोग किया जाए वो सरकार की पहल है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो हमारे ऑप्शन 1 और 2 ही ठीक रहेंगे। ठीक है, ये होगा राष्ट्रीय जल मिशन सही ढंग से लागू करने पर उसका देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण निवारक तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके वनडे एग्जाम के लिए, आप नोट कर लीजिए, ये कहीं ना कहीं आपको फंसने वाला है। ठीक है, तो जल प्रदूषण निवारक नियंत्रण अधिनियम वर्ष 1974 में लागू किया गया। और फिर से संशोधन की बात करें तो आपकी बहुत ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं, 1988 में संशोधन किया गया, लेकिन आप वन लाइनर फॉर्मेट में याद रखिएगा, 1974 में जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम लागू किया गया। ठीक, ओके, इसे वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन भी कहा जाता है, डायरेक्टली पूछा जाता है, अगर हिंदी में नहीं बोलेगा तो देवनागरी में ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, ओके, पेयजल में संख्या प्रदूषण सर्वाधिक है। संख्या, संख्या से मतलब आप समझते हैं, कोई नंबर की बात नहीं कर रहा, संख्या की बात नहीं कर रहा, संख्या मतलब आर्सेनिक की बात कर रहा है। ठीक है, आर्सेनिक एक प्रदूषक के रूप में कार्य करता है जिसे संख्या कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, तो इसलिए आप जरूर एक बार के लिए अंग्रेजी वर्जन जरूर पढ़िए एग्जाम में। ठीक है, संख्या आर्सेनिक को कहा जाता है, और आर्सेनिक का सर्वाधिक प्रदूषण कहाँ पे है? ये कोलकाता में, ये हम प्रदूषण वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल शुद्धिकरण प्रणालियों में पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट यूवी विकिरण की क्या भूमिका है? ठीक है, अगर आपने आरओ का पानी पिया होगा, ठीक है, यूवी रेज वाला आप देखते हो, कैंट का ऐड आता है, ये सब आता है, तो आप देखा होगा कि अल्ट्रावायलेट विकिरण के द्वारा जल को शुद्ध किया जाता है। तो यह किस प्रकार शुद्ध करता है? तो ये 3 ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए, पहला, यह जल में उपस्थित नुकसानदेह सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय और नष्ट कर देती है, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा, यह जल में उपस्थित सभी अवांछनीय गंधों को दूर कर देती है, ये बिल्कुल गलत है, इसका कोई संबंध नहीं है। अगला है, यह जल में उपस्थित ठोस कणों के अवसाद को तेज करती है और अविलता को दूर करती है, जल की निर्मलता में सुधार लाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके साथ जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 1 ही हमारा ठीक हो जाएगा, तो केवल एक ही लेके चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है या होते हैं? ठीक है, तो इनमें से क्या है? देखिए, ओजोन, ठीक है, ओजोन ये भी प्रयुक्त होता है, क्लोरीन डाइऑक्साइड ये भी प्रयुक्त किया जाता है, क्लोरेमीन ये भी प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नदी तल में बहुत अधिक बालू या खनन के संभावित परिणाम हो सकते हैं या हो सकते हैं? ठीक है, आप किसी नदी के तल में बहुत ज्यादा खनन कार्य कर रहे हैं, जैसे नदियों में बहुत ज्यादा खनन होता है, तो उसका क्या संभावित परिणाम हो सकता है? तो देखते हैं, नदी की लवणता में कमी, लवणता से कोई ऐसा तात्पर्य नहीं है, लवणता से खनन से कोई मतलब नहीं है आपका। भौम जल का प्रदूषण, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, भूमि जल का प्रदूषण उच्च स्तर तक हो जाता है, क्योंकि जब प्रदूषण इस प्रकार होता है कि जितना ज्यादा आप खनन करेंगे तो नदियां उतना ही अपने साइड का जो क्षेत्र है उसका कटाव करेंगी, कटाव होगा तो विभिन्न प्रकार के आपका जो भूमि पर उपस्थित है प्रदूषणकारी तत्व या अवांछनीय पोषक तत्व आपके जल में मिल जाते हैं और अधिकतर के लिए जो नुकसानदेह शैवाल आदि को जन्म देती है, तो ये भूमि जल प्रदूषण हो जाता है। दूसरा, भूमि जल का स्तर का नीचे चला ना, ये तो बिल्कुल सही है, अगर जितना ज्यादा खनन करेंगे भूमि जल का स्तर उतना नीचे चले जाता है, तो ये ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न था, यूपीएससी 2018 का प्रश्न है, उम्मीद करता हूँ बड़े आराम से इसने आपको लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अब जल संरक्षण की बात करने और आगे और बढ़ते हैं हम लोग। मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में कौन सा पर्ण रूपांतरित होता है? ठीक है, पर्ण मतलब पत्तियां कौन सी रूपांतरित हो जाती हैं? ठीक है, तो एक तो कठोर एवं मोमी पर्ण, बिल्कुल ठीक है। लघु पर्ण या पर्णहीनता, या बहुत छोटे पत्ते होंगे या बिल्कुल भी आपके क्या बोलते हैं पत्ते नहीं होंगे। ठीक है, पर्ण की जगह कांटे, ये भी ऑप्शन, तो ये बड़ा आसान प्रश्न मुझे लगा जो आपको आराम से सॉल्व कर देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत जिन शहरी क्षेत्रों में पड़ने वाले जलमग्न भूमि भूमि को चुना गया है वो कौन कौन से हैं? ठीक है, पहले तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। देखिए,
झीलों में प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना, ठीक है, एनएलसीपी के तहत ये कुछ झीलों का चयन किया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये कौन से वर्ष में, पहले वर्ष देख लीजिए, अगर ये पूछा जाए, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान एनएलसीपी, राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना, ये लागू की गई थी 2001 में। पहली चीज तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो इसके तहत कुछ झीलों का चयन किया गया है। पहले तो हम इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं, इनमें से कौन कौन से सही हैं, ठीक है। तो पहले तो ये जो पहला तो ये भोज जो मध्य प्रदेश में है, ये चुना गया है, बिल्कुल ठीक है। सुखना झील जो चंडीगढ़ में है, इसको भी चुना गया है, ठीक है। और पिछौला झील जो राजस्थान में, इसको चुना गया है। ये चिल्का नहीं चुना गया। तो ये तीन तो इसमें ऑप्शन ठीक है। इसके अलावा मैंने आपके सामने एक लिस्ट भी रखी है, जिसमें आप आराम से इसको देख सकते हैं, आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ये वर्ष 2021 तक का डेटा है, ठीक है, 2021 तक का डेटा है। और उसमें जो आपके राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में चयन किए गए ये झीलें हैं, ठीक है। पहली है डल झील, ठीक है। चन्नापटना झील जो हासन कर्नाटक में है, सागर रानी तालाब शिवपुरी झील मध्य प्रदेश में, पोवई झील महाराष्ट्र में, पुष्कर झील अजमेर राजस्थान में, पिछौला झील उदयपुर राजस्थान में, नक्की झील माउंट आबू राजस्थान में, ऊटी को कोडाई कनाल तमिलनाडु में, भीमताल खुरपाताल नैनीताल ये उत्तराखंड में, मानसी गंगा झील गोवर्धन, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, रामगढ़ ताल गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, और लक्ष्मी ताल झांसी उत्तर प्रदेश में। तो इनका चयन किया गया है। तो ये सारे लिस्ट है, ठीक है। तो ये आप ये पीडीएफ फॉर्मेट आपको मिल जाएगी हमारे इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में, तो आप इनको भी एक बार एक नज़र लेके चलेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है, ठीक है। वर्ष 2003 में वाटरशेड विकास योजना के तहत हरियाली योजना को शुरुआत किया गया, ठीक है, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण आबादी को पानी संरक्षण के लिए सक्षम बनाना। तो उम्मीद करते हैं ये आपने समझ लिया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं, ये है मुख्य जो हमारा आज सेकंड जो हमारा टॉपिक था, गंगा संरक्षण वाला टॉपिक था, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें हमने बात करनी है गंगा संरक्षण से। गंगा आपको पता है कि भारत की बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपकी बात करें गंगा कार्य योजना फर्स्ट अगर बात करें, तो ये 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया, ठीक। वर्तमान में क्या है, इसके लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण एनआरसी के नाम से जाना जाता है, और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो जो प्रदूषित नदियां हैं उनके जल की गुणवत्ता के सुधार के लिए कार्य किया जा रहा है, जिसमें गंगा नदी प्रमुख है, ठीक है। तो ये जो मेन कार्य हैं, खुले नालों से नदियों में आकर कचरे को रोकने के लिए, नदी किनारे शौच प्रतिबंध, नदी तटों पर स्नान घाटों का सुधार, गंदे जलों के शोधन संयंत्र लगाना, सहभागिता जागरूकता फैलाना आदि, ठीक। लेकिन अभी तक बहुत ज़्यादा इन योजना को अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है। और 4 नवंबर 2008 को, ये वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा, 4 नवंबर 2008 को केंद्र सरकार ने गंगा को राष्ट्र नदी घोषित किया था। ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। फिर उसके बाद स्वच्छ गंगा के लिए 20 फरवरी 2009 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा नदी तलहटी प्राधिकरण का गठन किया गया, ठीक है। इसी प्रकार जो एक मैं आपको ये जो आप याद रखेगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके लिए एक जो गंगा के अंदर जो गाद है या मिट्टी है, जो अननेसेसरी जो वो है, उनको हटाने के लिए एक गाइडलाइन जारी करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी या समिति बनाई गई थी, वो थी माधव चिताले समिति 2016 को। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बाकी चीज़ों को प्रश्नों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया, ठीक है। तो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण, या आप अभी जस्ट मैंने बोला था आपको गंगा कार्य योजना या केंद्रीय गंगा प्राधिकरण, ये 1985 में गठित किया गया। ये राजीव गांधी की अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है। बाद में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, एनआरसीए, राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण, ठीक हो जाएगा। ओके, केंद्रीय बजट 2014 में समन्वित गंगा संरक्षण अभियान को क्या कहा गया है, ठीक है। तो इनमें किसको क्या कहा गया है, तो ये हो जाएगा नमामि गंगे, ठीक है। नमामि गंगे के नाम से प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ठीक है, वर्ष 2014 के बाद से, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब किया गया। गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, मैंने भी बताया मनमोहन सिंह जी की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था, और अगर आपको डेट याद हो तो फरवरी 2009 में इसका गठन किया गया। अच्छा, अब देखते हैं, बड़ा अच्छा प्रश्न है, यूपीएससी 2016 का प्रश्न है, और उम्मीद करेंगे आप इस पर पूरा का पूरा इसमें अच्छे से ध्यान से इसको पढ़ेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है।
निम्नलिखित में कौन सी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, जो अभी 2009 की बात करी गई है, फरवरी 2009 में इसका गठन किया गया था प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में। तो इसकी मुख्य विशेषता क्या है? पहला है नदी बेसिन योजना एवं प्रबंधन की इकाई है, ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, यह राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण प्रयासों की अगुवाई करता है, ये भी ठीक है। तीसरा, NGRBA मतलब नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी का अध्यक्ष चक्रानुक्रमिक आधार पर उन राज्यों के मुख्यमंत्री में से एक होता है जिससे होकर गंगा बहती है, गलत है, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो हमारे ऑप्शन 1 और 2 ही ठीक हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्रश्न अच्छा लगा आपको। आगे देखते हैं, वर्ष 2009 में भारत में स्वच्छ गंगा के लिए निम्न में से क्या स्थापित किया गया, ठीक है। तो 2009 में क्या स्थापित किया गया, तो बड़े अच्छे से आपने पढ़ लिया है, हमने इस चीज़ को समझ लिया है। तो राष्ट्रीय गंगा नदी तलहटी प्राधिकरण, ठीक है, या नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार बना हुआ है, इसको याद रखिएगा। देखिए ये PCS उत्तराखंड PCS 2021 में, छत्तीसगढ़ PCS 2013 में इसका आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। तो या तो बेसिन अथॉरिटी आ जाए या फिर डायरेक्ट तलहटी प्राधिकरण आ जाए, तो इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष केंद्रीय जल आयोग ने सिंचाई अनुसंधान एवं प्रबंध संगठन की स्थापना करी, ठीक है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 1984 में, ठीक है। केंद्रीय जल आयोग द्वारा 1984 में सिंचाई अनुसंधान एवं प्रबंध संगठन की स्थापना की गई। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मानव क्रियाकलापों के कारण हाल में बहुत अधिक संकुचित या सूख गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि देखो, ये आज का लास्ट प्रश्न है, UPSC का प्रश्न है, अराल सागर, ठीक है। अराल सागर देखिए मानवीय क्रियाकलापों के कारण अत्यंत सूख गया, जो कजाकिस्तान, ठीक है, और तुर्कमेनिस्तान की सीमा के अंतर्गत आता है ये अराल सागर, ये वर्तमान में बहुत अधिक और संकुचित और सूख गया है, ठीक है। अगर एक चित्र के माध्यम से देखें तो इसको, ये प्रेजेंट स्थिति है अराल सागर की, ठीक है। ये आप 2000 वर्ष 2000 का चित्र देख सकते हैं कितना ज़्यादा है, फिर उसके बाद 2002 में, 2004 में किस प्रकार ये बिखरता जा रहा है, और ये धीरे धीरे पानी इसका खत्म होता जा रहा है। ये जो देखिए, ये वाला जो एरिया था, ये 2008 में आके देखिए बिल्कुल समाप्त हो गया है। फिर ये बाहर बाहर का एरिया थोड़ा बचा हुआ है, ठीक है, ये उसके बाद ये कंडीशन है, ठीक। और अगर लास्ट पिक्चर 2018 की देखें तो ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये लगभग पूरी तरह से सूख गया है, ठीक है। तो ये मानव क्रियाकलापों से इसका ये हाल हुआ है, ठीक है। और देखिए काला सागर और बैकाल झील जिसको ऑप्शन में है हमारे, ठीक है, भी संकुचन हुआ है, लेकिन यह अराल सागर की तुलना में कम है। तो ये जो उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन A, ठीक है, अराल सागर को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, ये था आज का हमारा अंतिम प्रश्न, जिसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय जल संरक्षण तथा गंगा नदी आदि को के संरक्षण को समझने का प्रयास किया। जो नेक्स्ट हमारी क्लास रहेगी, मैंने आपको बताया 3 से 4 क्लास से हमारा समाप्त हो जाएगा पर्यावरण। तो जिस प्रकार आज 5 तारीख है, तो नेक्स्ट 10 तारीख से पहले पहले हमारा ये पर्यावरण समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें एजेंडा 21, ठीक है, और विभिन्न प्रकार के जो नियम कानून लागू किए गए भारत में, संस्थान संगठन आदि, इनके बारे में जिक्र करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और जो PDF है ये आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चैनल, टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन, कमेंट बॉक्स सब में आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, ऐसे ही मेहनत करते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।